हेलो दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस है। मार्च के महीने में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने एंट्री ली है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में थे और ज्यादा वहां पर बाइंग की है। और ये एक यूनिक एनालिसिस दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जहां पर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड पर फोकस रखेंगे और कौन से स्टॉक्स उन्होंने मार्च के महीने में फोकस में रखे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। तो 8 नाम है। पहला नाम है दोस्तों डीवीज लैब करके। पहली नजर में आपको ऐसा लग सकता है कि डीवीज लैब का जो बिजनेस है अभी बहुत ही बड़े तकलीफ से जा रहा है, लेकिन यहां कुछ एसबीआई म्यूचुअल फंड बाइंग शुरू कर रही है। जैसे देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड खैर बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप लोग वेटेज भी जरूर देखते रहिएगा कि कौन से फंड कैसा वेटेज दे रहे हैं। फिर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 2.38% वेटेज और एसबीआई फोकस फंड 4.35% वेटेज। अब देखिए, डीवीज लैब की अगर हम बात करें, देखिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्ट्रांग ये कंपनी रही है। इनफैक्ट फार्मा कंपनियों को, जितना फार्मा एपीआई कंपनियों को लगभग 20-25 का अगर पीई मिलता है, तो डीवीज लैब को 40 के ऊपर भी पीई मिला हुआ है। अभी पी 32.4 के आसपास में, क्योंकि बिजनेस को लेकर तकलीफ है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, जैसे ये 5 साल का आपको मैं डेटा दिखा रहा हूं, किसका? सेल्स का और मार्जिन का। आप यहां पर देख सकते हैं। पहले यहां पर मार्जिन देखिए, एक टाइम में देखिए 35% का मार्जिन हुआ करता था। कोविड के टाइम में देखिए 42% का मार्जिन हुआ करता था। कोविड से पहले भी देखिए, जैसे दिसंबर 2018 देखिए 39% का ये क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और अभी देखिए, अभी ये देखिए अभी मार्जिन कितना घट गया है, 23.9, 24% के आसपास का मार्जिन। मतलब खराब टाइम में भी हमने देखा है 30 से ऊपर का मार्जिन था, और अभी देखिए मार्जिन कैसा घटा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं। सेल्स भी आप देखिए पिछले कुछ क्वार्टर से नीचे जा रही है। खैर, इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक में मैं आपको बता दे रहा हूं कि मार्जिन को लेकर, सेल्स को लेकर थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आरओसी आरओई बहुत ही स्ट्रांग है। तो क्या यहां पर फंड मैनेजर जो है एक टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? ये आने वाला समय ही बताएगा, और उसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर रहने वाला है Q4 का रिजल्ट, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ सप्ताह में आ जाएगा। तो डीवीज लैब पर भी हम डिटेल एनालिसिस कर देंगे। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं। दूसरा नाम है दोस्तों भारत पेट्रोलियम। इनफैक्ट ये नाम जो है ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। हमने बहुत रिसेंट में निप्पॉन की एनालिसिस की थी और हमने देखा था कि निप्पॉन के कुछ फंड्स ने नया एंट्री भारत पेट्रोलियम में लिया है। और यहां पर भी बीपीसीएल देखिए, कॉन्ट्रा फंड ने यहां बाइंग की है। कॉन्ट्रा फंड नाम से ही है कि जो चीज, जो थीम अभी देखी नहीं जा रही है, लेकिन कंपनी स्ट्रांग है, भविष्य में अच्छा कर सकती है, तो कॉन्ट्रा फंड वहां पर जाते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी मतलब ईएलएसएस वाला फंड, उन्होंने यहां पर इन्वेस्टिंग किया है। फ्लेक्सी कैप ने भी बीपीसीएल में 1.39% यहां पर अभी वेटेज रखा है। बीपीसीएल की अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत ही अच्छा डिविडेंड प्लेयर था, बहुत ही अच्छे जो है यहाँ पर ट्रिगर्स भी थे, क्योंकि गवर्नमेंट बेचना चाहती थी, लेकिन कोविड आया, फिर उसके बाद किस हिसाब से तेल के दाम बढ़े और फिर प्राइस फ्रीज लगा, तो अभी तो डिसइन्वेस्टमेंट या जो बेचने वाली चीज, अभी तो कुछ यहाँ पर न्यूज नहीं हो रहा है। और आप देखिए, अगर आप शेयर प्राइस भी देखेंगे 336 है, लेकिन बीपीसीएल को पिछले 5 सालों में 500 को भी टच करते हुए देखा है। जैसे देखिए अक्टूबर 2019 में 524 का शेयर प्राइस था। इनफैक्ट आप देखेंगे सितंबर 2021, जब कोविड का बिल्कुल उस समय में बिल्कुल बुलरन चल रही थी, 490 का वहां पर शेयर प्राइस था। बम्पर डिविडेंड भी मिला था, उन्होंने अपनी रिफाइनरी बेची थी असम में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, और उसके बाद जो पैसे मिले थे स्पेशल डिविडेंड भी उन्होंने दिया हुआ था। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, डिविडेंड तो बहुत दूर की बात है। आप यहां पर देखिए प्रॉफिट ही अभी फिलहाल नहीं है। ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, इनको थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। तो क्या अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कॉन्ट्रा होगा? देखिए पी रेशियो भी कुछ नहीं है क्योंकि लॉस में है, तो क्या कॉन्ट्रा जैसी सिचुएशन है? यहां पर क्या फंड मैनेजर बैठ ले रहे हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। तीसरा नाम है इन्फोसिस। एक स्टेबल कंपनी है, यहां पर बिल्कुल यहां पर शेयर प्राइस ने भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन फंड मैनेजर्स देखिए एसबीआई ब्लू चिप, फिर फ्लेक्सी कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड, तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों बड़े फंड ने यहां पर बाइंग की है। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप फंड में 4.7% का वेटेज है। ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप का है 5.26% का वेटेज है। तो ये दोनों जो है वेटेज यहां पर ज्यादा दे रहे हैं इन्फोसिस के केस में। चौथा नाम दोस्तों टाटा मोटर्स। देखिए ये भी देखिए कॉन्ट्रा ही है, 1.5% का वेटेज है, और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 1.85% का वेटेज। और टाटा मोटर्स भी अगर आप देखेंगे, अगर आप सिंपल अगर फंडामेंटल्स देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहां पर क्या हो रहा है। अब देखिए यहां पर आपको ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। देखिए पी है नहीं क्योंकि अर्निंग है नहीं, आरओसी 1.4 जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, शेयर होल्डर जो पैसा डाल रहे हैं उतना भी कंपनी एक्चुअली में कमा नहीं पा रही है। बाकी ये सब नंबर्स देख के आपको एक्चुअली कुछ कोई दूसरी कंपनी होती तो बिल्कुल ये रेड फ्लैग जैसा हो जाता, लेकिन ये टाटा मोटर्स है, टाटा ग्रुप का नाम है, और यहां पर फंड हाउस भी यहां पर बेट कर रहे हैं। यहां पर हो सकता है जेएलआर का जो बिजनेस है वहां पर टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन हो कि टाटा मोटर्स चूंकि लॉस में है, लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है, लेकिन यस ये एक रिस्की बिजनेस है।
यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट की तरफ आएगी, सेम बीपीसीएल की तरह। तो ऐसे केसेस को जनरली बोला जाता है, कॉन्ट्रा भी बोला जाता है, बहुत इन्वेस्टर स्पेशल सिचुएशंस भी कहते हैं। लेकिन अगेन, चूंकि हमारे चैनल में बहुत सारे जो हैं जो व्यूअर्स हैं जनरली डिविडेंड स्टेबल स्टॉक्स को भी देखते हैं, तो टाटा मोटर्स अभी वो स्टेबिलिटी में आया नहीं है, रिस्की स्टॉक है। लेकिन यस, अगर टर्न अराउंड होता है तो फिर तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसी टर्न अराउंड को हो सकता है जो फंड हाउसेज हैं यहाँ पर, जैसे एसबीआई फंड हाउस है, यहाँ पर थोड़ा सा बेट ले रहे हैं। अगला नाम है पीवीआर। ऑलरेडी एक बड़ी इवेंट हो चुकी है पिछले 2 महीनों के अंदर में ही, जहां पर मर्जर हुआ है। और यहां पर आप देखिए, दो फंड्स, एसबीआई स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड, दोनों नहीं, और अच्छा खासा वेटेज है। देखिए 2.3 और 3.28% वेटेज में पीवीआर को रखा है। मल्टीप्लेक्स का बिजनेस नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, कब? कोविड के बाद में। लेकिन अब चीजें सामान्य हो रही है, और ऐसा हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो कि अच्छा ये बिजनेस कर सकता है। इन नाम और आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। Q4 और फाइनल रिजल्ट बहुत सारे आने वाले हैं, उनकी हम एनालिसिस और साथ साथ पैसिव इनकम, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड और स्टॉक एनालिसिस भी हम इस टेलीग्राम ग्रुप में करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है इस ग्रुप में आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। 3300 से ज्यादा अभी मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स की संख्या आए दिन बढ़ ही रही है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। छठवां नाम है दोस्तों HDFC AMC, और यहां पर भी आपने अगर वो निपॉन वाला वीडियो देखा होगा तो हमने देखा था कि निपॉन जो कि कॉम्पिटिटर है, और इनफैक्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड भी एचडीएफसी का कॉम्पिटिटर ही है, और नई जो स्कीम्स जो है वो नया एंट्री ले रही है। आप देखिए, नया एंट्री लिया है यहां पर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ने और एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज ने। एचडीएफसी एएमसी का भी अगर आप बिजनेस देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में, बहुत ही, अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस एक्चुअली में बहुत गिरा हुआ है। बिजनेस में ग्रोथ है, लेकिन बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन से पिछले कुछ सालों से देख सकते हैं। लेकिन क्या अभी जो बिजनेस है एक स्पीड पकड़ रहा है? पी रेशियो आप देखेंगे 26.7 में है, जो बिल्कुल दिखा रहा है कि डी रेटिंग हुई है। मीडियन पी उनको 41 का मिला हुआ है, अभी 26, बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल नीचे आपको मिल रहा है। तो क्या एक ये वैल्यू बाई है या वैल्यू ट्रैप है? ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अलग अलग चीजें यहां पर हो रही है। जैसे एएमसी को लेकर बहुत सारे नए सर्कुलर्स आते रहते हैं। अभी फिलहाल डेट फंड्स को लेकर एक सर्कुलर आया हुआ था जिसमें वो इंडेक्सेशन चला गया था। फिर उसके बाद ब्रोकरेज जो चार्ज है उसको लेकर भी बहुत सारे अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। तो एएमसी के मार्जिन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी है, एचडीएफसी एएमसी में निपॉन फंड जो था, जब हमने निपॉन की एनालिसिस की थी तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप और मल्टी कैप, इन दोनों फंड ने भी नया एंट्री यहां पर लिया था। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने भी एंट्री ली थी, और यहाँ एसबीआई में भी हमको नए एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। अगला नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है एसबीआई फ्लेक्सी कैप की तरफ से और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड की तरफ से। अगर कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे तो ये जो बिजनेस है इसके अंदर में लाइफ इंश्योरेंस, फिर जो म्यूचुअल फंड, सब बिजनेस आ गया। 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप बिजनेस का, चूंकि ये फाइनेंस कंपनी है तो मैं बुक वैल्यू के हिसाब से देखूंगा, 3.58 है। एक नज़र में आपको 3.58 ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जनरली बैंक्स को ये जो 3.58 ये नंबर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक को उसी के साथ कंपेयर करें तो हिस्टोरिकल उनको अगर आप देखेंगे 4.7 का प्राइस टू बुक मिला हुआ है। जब मैं हिस्टोरिकल डेटा 5 साल का ले रहा हूँ, 10 साल का मैं डेटा ले रहा हूँ, तो भी मुझे 4.6 का ये जो है वैल्यूएशन दिख रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से, तो अपनी हिस्टोरिकल बुक वैल्यू के हिसाब से तो अच्छा खासा यहाँ पर सस्ता मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि चूंकि मिस्टर कोटक है, बहुत ही रिस्पेक्टेड नेम है उदय कोटक जी का, उनका ये साल एंड होते होते उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर कौन नए सीईओ होंगे, एमडी होंगे, कौन यहाँ पर बैंक को संभालेंगे, इतने बड़े बिजनेस को कौन संभालेंगे, तो उसको लेकर अभी भी तो बहुत सारे, वो कहते हैं ना, अनसर्टनिटी है। तो वो वहाँ पर कुछ क्लैरिटी आए तो फिर जो है एक सेंटिमेंट एटलीस्ट मुझे लगता है तब अच्छा हो सकता है। बट फिलहाल हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक जो है यहाँ पर बाइंग हुई है। अगर आप रिटर्न की भी अगर आप बात करेंगे, अगर आप 1 ईयर का रिटर्न की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, 1783 था, अभी भी आप देखेंगे उसके आसपास है। अगला और आखिरी नाम भारती एयरटेल, और उसके बाद नए एंट्री जो स्टॉक्स में ली है उसमें जाते हैं एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, दोनों ने यहाँ पर भारतीय एयरटेल में बाइंग यहाँ पर की हुई है। अब नया एंट्री कौन सा लिया है? अब नया एंट्री में देखिए, एक चीज आप यहाँ पर वेट्स को जरूर देखिएगा, ठीक है? वेट्स में आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं दिखेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी फंड मैनेजर कोई भी स्टॉक लेता है तो ऐसा नहीं है ना कि पहले दिन ही उनके पास समझ लीजिए 100 रुपए है तो किसी नए स्टॉक में 10 रुपए डाल देंगे। वो तो तब होता है
जब हाई कन्विक्शन हो। इनफैक्ट आप अपने पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं, जो बिल्कुल आपका हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो होगा उसको थोड़ा ज्यादा आप वेटेज देंगे। बट फंड मैनेजर का जैसे जैसे कन्विक्शन बढ़ता है वेट्स बढ़ते हैं। तो अभी नया एंट्री लिया है मार्च के महीने में। अब इंपॉर्टेंट क्या रहेगा अगले 2-3 महीनों में कि अगर उनका कन्विक्शन बढ़ रहा है बिजनेस के ऊपर, और देखिए मैक्सिमम जो रिजल्ट अप्रैल मई में महीने में आ ही जाएंगे, बिजनेस अच्छा करेंगे तो हो सकता है वेट्स भी बढ़े। वेट्स बढ़े मतलब कि जो है बिजनेस अच्छा कर रहा है। जैसे कुछ एंट्री उन्होंने लिया हुआ है कॉन्ट्रा फंड में, जैसे आप देख सकते हैं मन्नापुरम फाइनेंस में लिया हुआ है, फिर एसजेवीएन लिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। टिमकैन फिर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में, फिर हिंडाल्को 0.4 बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है बट लार्ज एंड मिड कैप ने लिया है, और सन फार्मा में भी एंट्री ली हुई है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने दोस्तों। तो बहुत सारे नाम हमने डिस्कस किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है इन नाम से आपको वैल्यू मिली होगी। आप फर्दर एनालिसिस जरूर कर सकते हैं, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट्स सब देखता रहता हूं। उस पर मैं किसी स्टॉक पर मैं डायरेक्ट और डिटेल एनालिसिस भी आने वाले दिनों में मैं कर दूंगा दोस्तों। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।